जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों अगर कोई सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल जरूरी है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्यों इतना ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, पहले हम आपको ये बता देते हैं। क्योंकि जो आपका सीटेट एग्जाम होता है दोस्तों वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उसका जवाब देने के लिए आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, आपकी तर्क शक्ति जितना ज़्यादा मजबूत होगी, आप उतने अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लैंग्वेज को समझने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि किस तरीके से इसके पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। इसलिए दोस्तों आप सब डेली 1-2 सब्जेक्ट को कवर करते रहिए। तो हम सब सीटेट को दोस्तों अभी तक जितने पेपर हुए हैं सबको कवर कर रहे हैं। जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ उसको भी हम सब कवर कर रहे हैं, और जो आपका ऑनलाइन लेटेस्ट ऑनलाइन हुआ था उसको भी हम सब कवर कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम सब पेपर की बात करें, जो हम सब कवर कर चुके हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, इन सब जो ऑफलाइन मोड पेपर हुए इन सबको कवर कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था 6 फरवरी का, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी और 30 जनवरी का, इन सबको कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब पेपर को कवर करेंगे वह पेपर आपका 28 जनवरी 2023 को पूछा गया था। इसमें हम सब सबसे पहले CDP को कवर करेंगे, उसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है जैसे EVS हो गया है, हिंदी हो गया है, इन सबको कवर करेंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था दोस्तों वह 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था। आइए चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, उसके साथ उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक को भी सॉल्व कराया जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों CDP की शुरुआत होती है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें अगर CDP की हम सब बात करें तो आपको 15 नंबर आते हैं बाल विकास से, और 15 नंबर आते हैं आपके शिक्षण शास्त्र से, पेडागोजी से। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ से हम सब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। ऑप्शन है पहला भाषा विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों सांस्कृतिक विकास। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नैतिक विकास। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ जाता है। दोस्तों किस तरफ जाता है? विकास जो है सिर से पैर की तरफ जाता है, केंद्र से बाह्य की तरफ जाता है। आप इसको जानते रहिए। पहला ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय है, या फिर बी ऑप्शन है विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों विकास का एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि बच्चों के विकास की दर में विभिन्नता होती है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि चारों तरफ बढ़ने लगता है, एक उसकी दिशा होती है, जैसे सिर से पैर की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। आप इसको जानते रहिए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक का है। कह रहे हैं कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क है जो दोस्तों बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही विकल्प की चुनिए दोस्तों। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं कि ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी ऑप्शन है कह रहे हैं ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। दोस्तों ऑप्शन है पहला मूढ़ संक्रियात्मक, ऑप्शन बी दोस्तों संवेदीगामक, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में इससे 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे।
इनकी जो जिन पियाजे के 4 अवस्थाएं थी, जो कि पहली थी 0 से लेकर 2 वर्ष तक, उसके बाद 2 से लेकर 7 थी, 7 से लेकर 11 और 11 जो लास्ट था 11 प्लस या फिर 11 से 14 थी। तो इसमें कह रहे हैं कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन दोस्तों, अलगाव करने वालक वर्ग समावेशन के अवधारणा बच्चे द्वारा किस श्रेणी द्वारा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों, उसमें वह वर्ग अलगाव नहीं कर पाता, लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक होती है इसमें बालक समझने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ऑप्शन है पहला संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक या फिर लास्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। किस अवस्था में बालक सोचने लगता है? इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो औपचारिक थिंकिंग करने लगता है दोस्तों, जो तो ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था आपकी होती है दोस्तों जो 11 से प्लस कह सकते हैं या फिर 11 से 14-15 आप कह सकते हैं। इस अवस्था में दोस्तों वह किसी चीज़ को कल्पना करने लगता है, किसी को जिसे वो अलग से तर्क चिंतन करने लगता है, नियम बनाने लगता है, सूत्र बनाने लगता है। इस प्रकार की अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था है 11 से प्लस कह सकते हैं या 11 से 14 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन है दंड देना चाहिए, पुरस्कार, पाठ या फिर नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो इसमें जो देना चाहिए दोस्तों वह होगा आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो लेव वाइगोस्की जो कहते हैं पाठ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोस्की ने खाली जगह विकास में वृद्धि हेतु फिर खाली जगह का इस्तेमाल पर बल दिया दोस्तों। ऑप्शन है पहला शारीरिक पारस्परिकता या फिर ऑप्शन बी नैतिक पुरस्कारों या फिर ऑप्शन सी दोस्तों सामाजिक स्मृति सहायक विधियों या फिर ऑप्शन डी दोस्तों संज्ञानात्मक संस्कृति उपकरणों। तो इसमें लेव वाइगोस्की के अनुसार बात कर रही है तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपके लेव वाइगोस्की में सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक पर जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है दोस्तों? किसने बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है पहला कोनार्ड लोरेंज या फिर ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड या ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग या ऑप्शन डी दोस्तों एरिक एरिक्सन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉरेंस कोहलरबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्ताव कौन रखा है दोस्तों? वह आपके लॉरेंस कोहलरबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क है जो कह रहे हैं कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और कह रहे हैं कि ऑप्शन सी जो ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें जो आर कह रहे थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये गलत है दोस्तों, भूमिका निभाता है। इसलिए आपका ए सही है और आर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि ऑप्शन है पहला बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है या फिर लास्ट ऑप्शन है सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है दोस्तों। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है उसको आपको बताना है। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी बालक में एक ही प्रकार से बुद्धि पाई जाएगी, सब बालक में अलग अलग प्रकार से बुद्धि पाई जाती है। इसको आप जानते रहिए, ऐसा नहीं कि सभी बालक एक ही जैसे बुद्धि होती है। गार्डनर ने इसको 8 प्रकार से बताया है, हम आपको बता देते हैं। जैसे भाषागत बुद्धि, किसी बच्चे की भाषा बहुत अच्छी होती है, किसी की तार्किक जैसे सोचने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। तो सब में अलग अलग प्रकार से बुद्धि पाई जाती है। तो सिद्धांत और थे लेकिन जो प्रमुख 8 सिद्धांत थे उसको हम आपको बता दे रहे हैं। भाषागत बुद्धि,
तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि होगा दोस्तों, और आपका देशिक बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि और अंतरावैतिक बुद्धि और अंतर्वैतिक बुद्धि और प्रतिवादी बुद्धि। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख 8 प्रकार की जो बुद्धियां थी उसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं दोस्तों? कौन? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन है पहला, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। ऑप्शन बी, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। या फिर सी ऑप्शन है, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। या फिर ऑप्शन डी, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है दोस्तों। तो लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? कौन दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की। तो अब इनके अनुसार आपको बताना है कि इनका मानना था दोस्तों भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपके एग्जाम में सामाजिक संस्कृति से कोई भी सिद्धांत, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी ऑप्शन रहे, अगर लेव वाइगोत्स्की उसमें दिए गए हैं तो 80% चांस है कि आपका वही विकल्प सही होगा। इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है दोस्तों? ऑप्शन है लिंग रूढ़िवादिता, लड़के और लड़कियों की आनुवांशिक लक्षण, या लिंग तरलता, या फिर लिंग चेन। दोस्तों अभी ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है कि जो बालक हैं वह नीला कपड़ा पहनेंगे, जो लड़कियां हैं और वो लाल पहनेंगे, गुलाबी पहनेंगी। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। यह किसको इंडिकेट करेगा? यह लिंग रूढ़िवादिता को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लिंग रूढ़िवादिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ती है उसे सीखने का स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह, ऑप्शन है दोस्तों पहला, शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। ऑप्शन बी, छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। ऑप्शन सी है दोस्तों, कह रहे हैं कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। या फिर लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण के विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप ऐसे बालक को इग्नोर करेंगे, आप उन्हें किस प्रकार से सिखाएंगे उस और प्रक्रिया को शामिल करें, और भी जिस तरीके से बालक सीख पाए ऐसी प्रक्रिया को आप इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? किसका? मूल्यांकन का। ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों का नामीकरण। ऑप्शन बी, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझाना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अवरोधन। दोस्तों मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप अगर किसी बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना। दोस्तों मूल्यांकन करने का अर्थ यही होता है कि बालक कितना सीखा है, उसकी अधिगम प्रगति कैसी है, कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, यही समझना दोस्तों मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। या फिर बी ऑप्शन है, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। या फिर डी ऑप्शन है, कह रहे हैं सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला,
सभी छात्रों के बीच अपनेपन का भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अगले आसन चलते हैं। करें कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब कोई बालक पिछड़े वर्ग से आया है या फिर जहां उसे पढ़ने की पर्याप्त सुविधा नहीं है, ऐसे बालक के लिए आप क्या करेंगे? ये सब तीनों ऑप्शन तो करेंगे नहीं। जो पहला ऑप्शन था उस पर हम चलते हैं। पहले कह रहे हैं सभी छात्रों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो सभी बालक बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। आप उन्हें ऐसा किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई दूसरे क्षेत्र से आया, कोई निम्न वर्ग से है, तो आप उस जरिए से आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो नहीं सीख पा रहे, उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। इस प्रकार से नहीं, आप सभी को अपने साथ लेके चलिए। अपनेपन की भावना उसे बालों की है ना फील हो कि वह अलग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूते शिक्षार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों एक कक्षा है जिसमें बालक जो क्या है दृष्टिबाधित है, उसको दूर करने क्या, उसे दूर करेंगे नहीं, लेकिन उसे आप कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से सभी बालक के साथ उसे पढ़ाने में आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जानकारी का मौखिक विवरण देना। दोस्तों वह दृष्टिबाधित है, करें उसे हम जानकारी को मौखिक मुंह से बोल के पढ़ा देंगे। या फिर बी ऑप्शन है संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन ही पढ़ के समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जो दृष्टिबाधित है तो वह देख तो पाएगा नहीं। ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसे बोल कर हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ब्रेन लिपि का प्रयोग करेंगे। दृष्टि जो नहीं देख पा रहे हो इससे ब्रेन लिपि के द्वारा सिखाएंगे तो वह बालक बहुत अच्छे से सीख लेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? दोस्तों ऑप्शन है पहला लेख के बोध कठिनाई, या फिर ऑप्शन बी चलने में कठिनाई, ऑप्शन सी मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, या फिर लास्ट ऑप्शन है खाने में कठिनाई। तो दोस्तों इसमें पठन वैकल्य की बात करें, जो पठन वैकल्य में असमर्थता है उसको आपको बताना है, उसे आप क्या कहेंगे? इसमें आपका लेख के बोध में कठिनाई होगा। दोस्तों एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य क्या विशेषता है? दोस्तों वह पठन वैकल्य कहेगी लेख के बोध कठिनाई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डिसलेक्सिया या पठन कौशल एक अधिगम विकलांगता आप इसे आप बीमारी नहीं कह सकते, कोई बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया एक प्रकार से विकार होता है। यह सब आपके विकार की श्रेणी में आते हैं, आप बीमारी इसे न समझिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? दोस्तों किस समूह से आ रहा है बालक? दोस्तों वंचित समूह से आ रहा है, जहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। तो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। ऑप्शन बी दोस्तों कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना। ऑप्शन सी उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन डी दोस्तों कह रहे हैं उन्हें उसी स्कूल के अलग सेक्शन में पढ़ाना। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई वंचित क्षेत्र से आया जिसे भी कोई चीज़ नहीं सीखा है तो उसे पहली बार सीखेगा तो सीखने में समस्याएं होंगी। अगर आप जो विषय के चयन में आप लचीलापन लाएंगे, कोई चीज़ पढ़ाने से पहले उसे 0 लेवल से स्टार्ट करके पढ़ाएंगे तो सभी बालक अच्छे से सीख लेंगे। वही करें कि आप लचीलापन का प्रयोग करके बालक को पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या कहना चाहिए? दोस्तों किस हाथ से लिख रही है? ट्विंकल है जो किस हाथ से लिख रही है? बाएं हाथ से लिख रही है। अब शिक्षिका को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन है पहला उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें। ऑप्शन बी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। ऑप्शन सी इसकी रिपोर्ट उसके काउंसलर को दें। या फिर लास्ट ऑप्शन है उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। अब देखिए दोस्तों इसमें जो भी और ऑप्शन मिल रहे हैं उसे मजबूर कर दें, उसे हतोत्साहित कर दें, इस प्रकार से आप इन सब का ऑप्शन नहीं प्रयोग करना है। ऑप्शन जो इसमें राइट होगा उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। दोस्तों अगर वो दाएं से लिख रहे, दाएं से बाएं से लिख रहे, बाएं से समस्या क्या है? चाहे जैसे लिखे हो लेकिन वो लिखे,
प्रयास करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक से क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने के लिए सहपाठियों के संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है करें ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है करें ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी करें ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर डी ऑप्शन है करें ए और दोनों गलत हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ए और दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें कुछ पहले विकल्प दिए गए हैं, उससे समझेंगे फिर हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहला है उदाहरण, गैर उदाहरण, समरूपता या फिर नकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन है पहला केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, या फिर ऑप्शन सी केवल एक, दो और तीन सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक, दो और चार सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं कि एक, दो और तीन सही है, ये भी सही है, उदाहरण, गैर उदाहरण, समरूपता, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन हम देख लेते हैं। कैसी कक्षा की बात करें दोस्तों, जो संरचनावादी कक्षा की बात करें, ऑप्शन है पहला केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, ऑप्शन बी करें वास्तविक जीवन से वियोजित, या फिर ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी दोस्तों। ऑप्शन है पहला जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, ऑप्शन बी जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों कह रहे हैं जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कह रहे हैं जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूप बनाना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, क्या विकसित करना चाहता है दोस्तों समस्या समाधान, तो उनमें निम्न में से किससे बचना चाहिए दोस्तों। इसमें बचने की बात करें, क्या करना चाहिए नहीं, किससे बचना चाहिए। ऑप्शन है पहला समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अगले ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन बी करें विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन सी करें विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें विद्यार्थियों को प्रेरित करने की वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अगर क्वेश्चन हम सब पढ़ें तो इसमें करें किससे बचना चाहिए, या फिर आप इसे समझ लीजिए निगेटिव पूछ रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कह रहे विद्यार्थी को प्रेरित करना कि वे कार्य को जल्दी से जल्दी करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को, ऑप्शन है पहला नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, ऑप्शन बी दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, ऑप्शन सी अधिगम की कमियों को खोजना चाहिए, उन अधिगम को कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कह रहे हैं कि उन अधिगम की कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संज्ञान और भावनाएं हैं दोस्तों, क्या है। ऑप्शन कह रहे हैं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन बी है एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित है, ऑप्शन सी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, लास्ट ऑप्शन है वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। तो इसमें जो बात करें कह रहे हैं संज्ञान और भावनाएं हैं दोस्तों, क्या है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं दोस्तों। जो संज्ञान और भावनाएं हैं वह एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कह रहे एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उनमें से कौन सा भाव पैदा हो सकता है? ऑप्शन है पहला उच्च आत्मसम्मान, ऑप्शन बी अधिगम निस्सहायता, या फिर ऑप्शन सी करें सकारात्मक आत्म अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कह रहे हैं कि अधिगम निस्सहायता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है दोस्तों? ऑप्शन है पहला बहुभाषिकता शिक्षा, ऑप्शन बी कठोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी योगात्मक आकलन, ऑप्शन डी परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र। इसमें किस पे जोर दिया है उस पर आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुभाषिकता पर जोर दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे खाली जगह है दोस्तों। पहले कह रहे हैं अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों। क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? ऑप्शन है पहला कुपोषण है, उत्सुकता है, अभिसंज्ञान है दोस्तों, या फिर लास्ट ऑप्शन है महारत उन्मुख लक्ष्य दोस्तों। अधिगम को जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है क्या है उसको आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा वो कुपोषण है, बाकी जो और ऑप्शन है उत्सुकता, अधिसंज्ञान, महारत उन्मुख लक्ष्य ये सब आपके नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कुपोषण। आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन को खत्म किए जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसी के साथ यह क्लास में ही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।